आज का, कल था बेसिक फंडामेंटल्स। 23 जुलाई 2024 से पहले कहानी कुछ और थी, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बात कुछ और है सर। बात हो रही है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो थे वो क्या थे? इंडेक्सेशन हैव बीन रिमूव्ड। इंडेक्सेशन हैव बीन रिमूव्ड। चलो बेटा, अभी भी आवाज आ रही है यार मेरे को, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस। अब ऐसा ना हो कि फिर मुझे ना सिलेक्ट करके क्लास से बाहर नहीं करना पड़े, ठीक है? इंटर में ये वाली प्रैक्टिस करना ना अच्छा नहीं लगता यार। इन शॉर्ट, क्यों? चीजें कनेक्टेड होती हैं, एक दो लेक्चर में ढंग से ना लगाऊं या ना पढ़ाऊं, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है? रिजल्ट अच्छा आने का बेसिकली यही कारण होता है कि हम अगर कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो ही रिजल्ट अच्छा आता है। और ये तो वैसे मुश्किल चैप्टर, एक बात बदल गया दूसरी बात, ठीक है? तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो सर। कल का फंडामेंटल यही था कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, कौन सी थी लॉन्ग टर्म? इक्विटी शेयर्स या जीरो कूपन बॉन्ड या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो 12 महीने से ज्यादा रख ली, क्या बन जाएगी? लॉन्ग टर्म। अदर एसेट्स लाइक ज्वेलरी, बिल्डिंग, लैंड, बोथ ईटीसी, अगर 24 महीने से ज्यादा रख लिए तो क्या बन जाएंगे? लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को मैं क्या करता हूं? सेल आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हैव बीन रिमूव्ड, और टैक्स जो रेट है साहब सरकार ने वो कर दी कितने परसेंट? 12.5%। अब कल मैंने एक एग्जांपल लिया, कल मैंने जाते वक्त क्या लिया? एक एग्जांपल। आज मैं 2 एग्जांपल से अपनी बात को रखने की ट्राई करूं रिपीट मोड में। रिपीट मोड में सर, कल का एग्जांपल क्या था? 2005-6 में मैंने एक बिल्डिंग ली 20 लाख में, और 2025-26 में मैंने उसको बेच दिया कितने में? 80 लाख में। चलो, बिल्डिंग, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है? यस। जब तक मेरा काम बिल्डिंग बेचने का ना हो, जब तक बिल्डिंग क्या है बेटा? कैपिटल एसेट्स है। एक काम बेच दिया यानी नॉर्मल सेल, तो ट्रांसफर भी हो गया। तीसरी बात, कैपिटल गेन निकलेगा। तो अगर एसेट्स जो बेची है वो लॉन्ग टर्म होगी तो गेन भी लॉन्ग टर्म होगा, और आंसर विल बी 60। इनकम वाइज आंसर कितना आएगा? 60 लाख। उसमें कोई भी सेकंड ओपिनियन की जरूरत अपने को नहीं। क्यों? 23 जुलाई के बाद है, ऑब्वियस सी बात है। 25-26 है तो 23 जुलाई के तो बाद ही होगा। तो इनकम कोई पूछे तो कितनी? 60 लाख। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भैया टैक्स कितना देना चाहोगे, इस इनकम के ऊपर टैक्स कितना देना चाहोगे, तो मेरे पास 2 चॉइस आ जाएंगी। एक कि भैया 60 लाख का ही कितना ले लो, 12.5% विदाउट एनी एजुकेशन सेस ईटीसी, कितना बन जाएगा? 4.5 लाख। और ऑल्टरनेटिव नंबर 2, बोलो जी कितना? 7.5। हाँ, तो 7.5 लाख ही लिखा मैंने। अच्छा, बोला 4.5 है, 7.5 लाख। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या जाएगा? बोलो भाई, इंडेक्सेशन करो फटाफट। 80 लाख में घर बेचा, कितने में खरीदा था? 20 लाख, डिवाइड बाय 5-6 का इंडेक्स पकड़ लो, 125। इंटू में क्या करोगे? बोलो 376, 376 कितना करोगे? 376। ये बात याद हो जाएगी धीरे धीरे। बोलो जी कितना? 60 लाख 16,000। रिजल्टिंग गेन विल बी 19,84,000 के ऊपर हाउ मच परसेंट? और आंसर आ गया कितना सर? तो व्हेन इट कम्स टू टैक्स पेबल, आंसर विल बी 396,800। व्हेन इट कम्स टू इनकम, आंसर विल बी कितना? 60 लाख। एक कल का एग्जांपल था, एक आज का एग्जांपल था। ये ड्राफ्टनेस ऐसी है, अगर यही घर मैंने 1,80,00,000 में बेचा होता आज। पहला एग्जांपल क्लियर है? अभी कुछ लोग अभी भी कंसंट्रेशन से पढ़ना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों। एग्जांपल नंबर 2, अगर यही घर मैंने बेचा होता बेटा 1,80,00,000 का, तो क्या होता? इनकम आती कितनी? ऑब्वियस सी बात है सर, 1,60,00,000। इस केस में टैक्स कितना बनता? 160 का 12.5%। सोच के बोलना, थोड़ा ढंग से बोलना। पूरा 20 लाख, फिर टैक्स कितना बनता? 20 लाख। इस सिनेरियो में आ जाओ,
इनकम कितनी आती? इनकम आती सर 1,80,00,000, नहीं 1,60,00,000। 1,80,00,000 में बेचा है और खरीदा कितने में था? बेसिकली 60,16,000। इनकम आती 1,19,84,000। इतना वैसे कंफ्यूज होना नहीं था, दोनों बार 1-1 करोड़ ही आके लगाना था। क्यों? पहले 1984 था तो अब 1,19,84,000। 12.5% करो, सॉरी 20% करो। 23,96,800। बोलो किसमें फायदा है? यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक तरफ ही फायदा रहेगा, इट डिपेंड अपॉन यूर एग्जाम्पल्स। अब दो चीजें क्लियर कर लो, इनकम निकालूंगा तो हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन, टैक्स निकालूंगा तो हमेशा कंपैरिजन, और वो भी इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अदर चीजों में ये ऑप्शन भी नहीं है कि मैंने ज्वेलरी बेची है घर की, ऑफिस से फर्नीचर बेचा है, तो वहां पर ये फंडामेंटल काम नहीं करेगा। ये फंडामेंटल काम करेगा ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग या फिर। ये मेरा कल का लेक्चर था। कल के लेक्चर में आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछो भाई। 2001 से पहले इंप्रूवमेंट करवाई होती तो वापिस से बता दूं वो वाला पॉइंट। ठीक, कल अपन एक एग्जांपल लिया था कि मैंने 1995-96 में एक घर लिया 2 लाख का, ले लिया। 2000 या 1999-2000 में मैंने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया, 2 लाख उसके ऊपर लग गई। 1 अप्रैल 2001 आते आते उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 5 लाख। ठीक, मैंने इसको 25-26 में बेच दिया 31 लाख का। फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या करूंगा? जब भी गेन निकालना हो तो सेल कंसीडरेशन इज इक्वल टू 31 लाख माइनस इंडेक्स्ड कोवा या खाली कोवा? इंडेक्स्ड कोवा या खाली कोवा? खाली कोवा। क्यों? 25-26 में बेचा, 25-26 में बेचा है तो इंडेक्सेशन रिमूव। चलो, व्हाट इज कोवा? 2 या 5, विच एवर इज हाई। 5। भाविस यहां तक ओके? अब मुद्दा ये आता है सर इसका क्या करोगे? इसको आप करेंगे इग्नोर, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओपिनियन दिया कि भैया ये 2 लाख रुपए जब आपने खर्च कर दिए ना, उसके बाद ही वो मार्केट वैल्यू कितनी है? 5। यानी इस 5 लाख में वो 2 लाख का बेनिफिट भी क्या हो चुका है? इंक्लूड हो चुका है। मार्केट वैल्यू अगर 1.5 लाख होती तो आप माइनस करते केवल और केवल कितना? 2। अब तू तेरी जगह सही है, अब तुझे लग रहा है सर 4 करवा दो माइनस, क्योंकि एक्चुअली आई हैव इनकर्ड कितना? 4। लेकिन डिपार्टमेंट ने यहां पर वो एक लॉजिक दिया था ना पहले कि भैया 2 लाख इंप्रूव करने के बाद भी तेरी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1.5 लाख है तो हम इस 2 लाख को क्या कर देंगे? इग्नोर। वेदर आपने ये जेन्युइनली स्पेंड किया है, क्या आप मुझे क्या कर रहे हो सर, भाई फालतू बोल रहे हो तो। लेकिन दोनों ही केसेस में मैंने क्या रूल बना दिया, कुछ चीजें होंगी ना इतने बड़े एक्ट में, बनाने वाला जो है एक्ट जिसने डिफाइन किया, जो अमेंडमेंट लाता है, क्या उसके विचार हर किसी के साथ मैच कर सकते हैं? 1 मिनट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है तोड़ दो 4 कर दो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी नहीं हो सकता, मैंने कल भी बोली थी ये बात। ठीक है, 4 भी हो सकता है। मुद्दा क्या होते हैं? ज्यादा बढ़िया हम क्या ट्रीट कर रहे हैं फॉर द टाइम में। तो हमने तभी कल एक लाइन लिखी थी, ऑल इंप्रूवमेंट आर इररिलेवेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001। उदिता, एफएमवी अगर 2.5 लाख हो तो भी, यानी 2 बातों में कंसाइज कर दो, ये इंप्रूवमेंट मैं कुछ भी देखे बिना कट कर देता, ये इंप्रूवमेंट मैं एफएमवी देखे बिना ही क्या कर देता? क्रॉस। फिर मेरा रूल क्या हो गया? 2 से ज्यादा एफएमवी है तो वो ले लूंगा, और 2 से कम है तो क्या ले लूंगा? 2 ले लूंगा। इतना तो कर ही सकता हूं, और वो भी चाहे मेरा मन नहीं मान रहा, चाहे मेरी कॉमन सेंस नहीं मान रही उस बात को, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं? चलो, और कोई पॉइंट्स कल के लेक्चर में हो? नहीं, आज के लेक्चर पे आ जाओ सर। अब इंट्रोडक्शन हो चुकी है, चैप्टर की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, अब मूव करेगा सर चैप्टर। अब चैप्टर इतना ही है। अगर आप कहो कि सर हमें समझ आ गया कैपिटल एसेट्स है या नहीं है, एक काम हमें यह भी समझ आ गया कि ट्रांसफर है या नहीं है। अगर दोनों काम है तो क्या निकलेगा? सीजी। और सीजी निकालने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, क्या? सेल कंसीडरेशन और
कोवा। अब दिक्कत क्या क्या आ सकती है सर? कभी कभी सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन करने में, कभी कभी कॉस्ट डिटरमाइन करने में। वहां से मेरा ये चैप्टर चलना स्टार्ट होता है। तो बढ़िया बढ़िया 5 पॉइंट नोट करने हैं, केवल और केवल 5 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे चैप्टर खींचना नहीं है बिल्कुल भी। चलो जी, सेक्शन 45 को मैं आज करता हूं। सेक्शन 45 को मैं आज करता हूं। समझे सर? क्या जनरली ये क्या बोलता है? टैक्सेबल इवेंट इज इक्वल टू, हर एक चैप्टर में एक टैक्सेबल इवेंट होता है, याद आया ना? चैप्टर 45 से ही स्टार्ट होता है, 45 टू 55। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? क्या लगता है आप लोगों को कि कैपिटल गेन अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? सेल, उसको अपन लिखेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर। थोड़ा पूरा लिखूं तो स्पेलिंग चेक कर लेना। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर प्लस एबिलिटी, जो भी उसका वो मर्ज करके बने, ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर। यानी व्हाट इज द मेन इवेंट? ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैं एग्जांपल से समझाने की ट्राई करूं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने वो हर्ष बंसल को सेल कर दी 70 लाख, 80 लाख में, 90 लाख में, 80 लाख मान लेता हूं। कब? आज 16 दिसंबर 2025। ठीक। इसने कहा कि सर मैं ये पेमेंट करूंगा आपको नेक्स्ट ईयर, पेमेंट करूंगा नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्ट 16/12/2026। चलो, ऐसा पहले तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर होगा तो उसमें इंटरेस्ट की क्लोज होगी। चलो, सिंपली इन गुड फेथ मैंने उसको बोला यार ठीक है, मुझे भी ऐसी सच कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरत नहीं है, आप 1 साल बाद दे देने, ठीक है ना? चलो जी, अब आपको क्या लगता है? फाइनेंस मिनिस्टर नाम निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, श्री श्री लगाना भूल गए। श्री 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 निर्मला सीतारमन जी, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना? अब ये मेरे पास 2025-26 का जैसे ही सेशन खत्म हुआ, पहुंच गए घर पे कि भाई आपने अपना घर बेचा है। आंसर इज यस। कैपिटल गेन हुआ है, 10 लाख का खरीदा था, 70 लाख का गेन हुआ है, लाओ 12.5%। 10 लाख का मैंने खरीदा था, 70 लाख का गेन हुआ है, लाओ 12.5%। 70 लाख का 12.5%, 1284, 875 क्या तुक्का मारा है? 875 तुक्का ही मारा था, कंफर्म नहीं था। 875। देखो, सारे स्पेशल केसेस आएंगे कि चीजें अलग अलग हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ऐसा एक कंसेप्ट आएगा। 50B रेफरेंस क्यों बोला? ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये आएगा 50B। ठीक, तो पापा उसको 50B में ही डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक, 4-5 प्रोविजन पहले ही सोच लेते हैं, क्योंकि IQ लेवल होना कि मुझे ना 2 दिन पहले जो 2 दिन बाद जो है ना वो दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे 5 सेक्शन बाद जो होना है ना, इसके मन में अभी वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सात्विक 50। ठीक है, अब पॉइंट क्या था सुनो। अब अप्रैल 2026 की बात है यार, कि वो कहती थी आपने अपना घर बेच दिया। हाँ, कितने में? 80 में। कितने का खरीदा था? 10। गेन कितना हो गया? 70। 70 लाख का 12.5% लाओ, 8,75,000। मैंने कहा जी किस बात की 8,75? घर बेचा है, पैसे नहीं आए। घर बेचा है, पैसे नहीं आए। तो उन्होंने एक ही बात बोली, भाई पैसे आए या नहीं आए ये आप दोनों का आपसी मामला है, ये आप दोनों का आपसी मामला है। भाई हमें उस बात से जनरली क्या फर्क पड़ता है यार कि आप पैसे ले रहे हो या आप पैसे नहीं ले रहे। तो मैं चाहता था कि ये जो कैपिटल गेन है ना, इस तारीख को माना जाए। सरकार ने कहा नहीं, हम ये कैपिटल गेन इस तारीख को मानेंगे। ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा जेन्युइन कौन सा है? 16/12/25 वाला। ज्यादा जेन्युइन क्या है? 16/12/2025
25। तो जब मैंने लिखा व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, तो एज ए थंब रूल, एज ए थंब रूल, थंब रूल का मतलब क्या है कि जनरली जो होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए, जिस साल घर बिक गया कैपिटल गेन उसी साल हो गया, अब पैसे उसी साल लो, अगले साल लो, या इनफैक्ट ना लो, या इनफैक्ट आप पैसे ना लो। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, दैट इज ईयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। लेकिन सर क्या ये हर बार होगा, क्या ये हर बार होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये होगा। जब मैंने हर्ष बंसल को ये बिल्डिंग नहीं बेची, ये बिल्डिंग कौन लेकर गया भाई, मोदी जी। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगले साल जो बिल्डिंग बिकी वो बिकी नहीं सर, वो तो मजबूरी में देनी पड़ी, बिकॉज मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने या कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। फिर वही वाली बात, वो बिकी थी कब, 26 में, उसका पैसा कब आया, 27 में। अब क्या वापिस निर्मला सीतारमन जी कह सकती है कि भाई कपिल टैक्स तो 26 में ही देना पड़ेगा, नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अब मैं कहूंगा भैया ये आप दोनों का आपसी मामला है, अंदरूनी मैटर, कि एक प्रॉपर्टी ले जाता है पैसे भी नहीं देता, और दूसरे वाली कहते हैं भाई उसके ऊपर टैक्स तो दे दो कम से कम, बिकॉज प्रॉपर्टी है बीन सोल्ड आउट। तो हमें कुछ आज का जो फंडामेंटल्स है वो वैसा वैसा है, यानी एज ए थंब रूल कैपिटल गेन कब होना चाहिए, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। क्या ऐसा हर बार होगा, क्या उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं? तो मैं 5 केसेस डिस्कस कर रहा हूं, हेडिंग डालो आप उसके। सेल का मतलब, अब सेल का मतलब रजिस्ट्री ही मानी जाए या माना जाए, जो आप उस दिन देख रहे थे ना, व्हाट इज ट्रांसफर, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर 6वां पॉइंट यही था कि बिल्डिंग के केस में क्या होता है, एग्रीमेंट आज हुआ 16 दिसंबर, रजिस्ट्री होगी 16 जनवरी, तो सेल 16 दिसंबर की मानी जाए या 16 जनवरी की। तो वही वाली बात है, पार्ट पेमेंट जो अपन नहीं देखा था, एसडीबी वाला रूल, एसडीबी वाला रूल। तो एसडीबी अगर आज की ले रहा हूं तो सेल आज हो गई, एसडीबी 1 महीने बाद की ले रहा हूं तो सेल भी कब हुई, 1 महीने बाद हुई। यानी या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट या तो डेट ऑफ एक्चुअल सेल, दोनों हो सकती हैं, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पार्ट पेमेंट, प्रेस्क्राइब्ड मोड, पार्ट पेमेंट और प्रेस्क्राइब्ड मोड। क्लियर? मैं लिखवा दूंगा एक बार पॉइंट नंबर 6 में। चलो जी आज के केसेस को डिस्कस करो, एक स्पेशल हेडिंग डाल लो बेटा आप कि आज का मुद्दा क्या है, सेल कंसीडरेशन प्लस ईयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, क्या लिया जाए, ईयर ऑफ ट्रांसफर। कल का और आज का 2 लेक्चर, कैपिटल गेन अप्रोक्स आधा हो जाता है मेरा, तो थोड़ा ध्यान से ही समझना पड़ेगा। हो सकता है मैं कैपिटल गेन हर लेक्चर में आपको ये बात बोल ही दूं, हर एक लेक्चर में अपनी तरीके की यूजफुलनेस होगी। हेडिंग डालें 45(1) ए, 45(1) ए। समझने के लिए 5 चीजें मैं आपको हर बार जनरली कैसे समझाता हूं। अपने पार्ट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, इधर प्रोविजन, इधर क्वेश्चंस। आप लोग भी ऐसे ही कर लेना, साथ में उसका आंसर, ताकि जब भी आप रिवीजन के टाइम पे प्रोविजन पढ़ोगे, आपको कोई एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका आंसर दिख रहा होगा, उसी टाइम स्ट्राइक की हाँ यही था, बस बात करता हूं। क्लियर? 45 बने, हेडिंग डालो सर। एसेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भूकंप की जो भी स्पेलिंग होती हो, प्लस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, प्लस कवर्ड बाय इंश्योरेंस। एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अर्थक्वेक, सुनामी, एनी नेचुरल कैलेमिटीज, और इट वाज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो सर कैसे कैपिटल गेन होगा, सेल कंसीडरेशन क्या मानी जाए, कैपिटल गेन टैक्स कब लिया जाए, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द क्वेश्चन। एग्जांपल में आए सर, मैंने एक एग्जांपल लिखा सर, 2005-6 हाउस परचेस्ड फॉर 20 लाख,
हाउस परचेज्ड फॉर 20 लाख। 2018-19 इंप्रूवमेंट डन 5 लाख। इंप्रूवमेंट डन कितना? 5 लाख। उसके बाद 15 अप्रैल 2024 फायर ओकर्ड, घर खत्म। फायर ओकर्ड, एसेट डिस्ट्रॉयड। 15/5/2025 क्लेम रिसीव्ड 80 लाख। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 6 से 8 नंबर की इंपॉर्टेंस का है। पहली बात तो ये 50 नंबर की कैपिटल इनकम टैक्स में ये छोटा सा स्लाइट क्वेश्चन 6 से 8 नंबर की वेटेज का है सर, कि एक घर खरीदा था 20 लाख का, 18-19 में इंप्रूवमेंट करवा दी 5 लाख, 15 अप्रैल 2024 को डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, 15/5/25 एक साल लग गया, 1 साल 1 महीना लग गया, क्लेम आने में 80 लाख। कुछ इंडेक्सेशन की बात करूं तो मैं रफली लिख रहा हूं 125 280, यहां पर जानते हैं 363, यहां पर जानते हैं 376, यहां पर जानते हैं 376। दिस इज द क्वेश्चन सर। सो प्रोविजन लिखेंगे सर। पहला प्रोविजन, सेल कंसीडरेशन विल बी क्या लगता है? व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन? अगर आपकी एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई तो व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन? नॉर्मल केस नहीं है, लेकिन जनरली मैं बता सकता हूं क्या होनी चाहिए। 80 लाख। क्या होना चाहिए सर? 80 लाख। तो आपने लिखना है क्या? अमाउंट रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश है तो, कैश या चेक है तो, कंसीडरेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ कैश प्लस चेक है या कैश या चेक है तो व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन? दैट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। उसके बाद इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है कि जनरली कोई दूसरी एसेट्स मिल जाए बदले में, तो फिर क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड। तो तू इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं? ना बोल नहीं, तेरी आवाज में बहुत दम है बेटा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑन द डेट ऑफ एसेट्स रिसीव्ड। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या पॉइंट है? या तो मेरे को 80 लाख का पैसा मिला है या बदले में कोई नया घर मिल गया। नया घर मिल गया तो मैं क्या चेक करूंगा? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो सेल कंसीडरेशन वाला पॉइंट क्या था? सिंपल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, चलो जी, क्या लगता है कैपिटल गेन इस एग्जांपल को देख के कौन से साल में कंप्यूट किया जाए? 24-25 में या 25-26 में? 24-25 में या 25-26 में? एसेट डिस्ट्रॉयड होना इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर। मेरा घर ट्रांसफर हो गया कब? 24-25 में। पैसे मिले हैं कब? 25-26 में। एज ए थंब रूल कैपिटल गेन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। एज ए थंब रूल कैपिटल गेन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बोलो 24-25 या 25-26? 24-25 में होगा तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। घर था वो जल गया, पैसे नहीं मिल रहे, मिलेंगे या ना मिलेंगे वो भी गारंटी नहीं है, और ऊपर से नहीं, अप्रूव भी नहीं। इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट आता है 45(5), अब 1A पढ़ रहे हैं। अप्रूव का भी पॉइंट नहीं है, क्लेम रिसीव्ड। बाकी अप्रूव्ड और रिसीव्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर में। 24-25 या 25-26? 24-25 या 25-26 लिखो। कैपिटल गेन will be computed. Capital gain will be computed when the compensation is received. Capital gain will be computed when the compensation is received. लेकिन
इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मानी जाएगी बेटा? 15 अप्रैल 2024। घर ट्रांसफर कब हुआ? ये पॉइंट देखो क्यों कॉम्प्लिकेट हो गया। ट्रांसफर कब हुए? 15 अप्रैल 2024 को। ट्रांसफर कब हुए? 15 अप्रैल 24 को। पैसे कब मिले हैं? यानी पॉइंट क्या है वो समझ लो, हर बार यही आएगा कॉमन पॉइंट। कैपिटल गेन इस एग्जांपल में निकाला जाएगा प्रीवियस ईयर 25-26 में। कैपिटल गेन निकाला जाएगा 25-26 में, लेकिन निकाला कहां तक जाएगा? 24-25 तक। सरकार ने क्या कहा कि आपका घर बिक गया 24-25 में, कमाई भी हो गई 24-25 में, लेकिन हम इसको कंप्यूट कब कर लेंगे? 25-26 में। टैक्स भी कब ले लेंगे? 25-26 में। तो कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड व्हेन द कंपनसेशन इज रिसीव्ड, लेकिन कहां तक? वर्किंग विल बी मेड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ट्रांसफर। काम 25-26 में होगा, 24-25 तक होगा। वर्किंग 25-26 में होगी, लेकिन 24-25 तक होगी, बिकॉज एसेट्स वाज ट्रांसफर्ड इन 24-25, जिस दिन आपका घर क्या हो गया था बेटा? डिस्ट्रॉय। सरकार ने इनकम निकालना पोस्टपोन कर दिया। कब तक पोस्टपोन कर दिया? जब तक पैसे नहीं मिल जाते। मेरे लिए ठीक रहा। चलो तीसरा पॉइंट सर। हाँ जी, क्या? ठीक है, रुको, होल्ड 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 होल्ड। देखो बेटा क्या है, आपा अगर तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लैंड तो एच डी है सर, वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं हुई, तो बिल्डिंग आपा जब पार्ट निकालेंगे ना, कैपिटल गेन निकालेंगे, मुद्दा क्या है? इसी एग्जांपल में आ जाए। अब ठीक है सर, जिसके ऊपर आपने ये हाउस खरीदा है, हो सकता है ये हाउस विद लैंड आपने खरीदा है, जमीन भी थी, घर भी बना हुआ था, आपने खरीद लिया 20 लाख, बदले में कितने मिल गए सर? 80 लाख। तो पॉइंट क्या होगा? अब ये 80 लाख तेरा उदिता का ये मानना है कि सर इट इज ओनली फॉर बिल्डिंग पोर्शन, इट इज ओनली फॉर बिल्डिंग पोर्शन। तो जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, अगर ये बिल्डिंग पोर्शन का अमाउंट है, तो वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके देगा। कैपिटल गेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? कैपिटल गेन निकालने का सिंपल सा फंडामेंटल है, खाली अगर ये बेचा है तो इसी की सेल चाहिए और इसी की क्या चाहिए? परचेज। अगर कभी भी 2 एलिमेंट मिक्सअप होके आएंगे, लाइक मैंने खरीदा था तो 20 लाख में जमीन प्लस बिल्डिंग, बेचा है खाली 80 लाख में क्या? ओनली बिल्डिंग। तो क्वेश्चन वाला क्या करेगा? इस 20 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करके देगा कि इसमें से लैंड की कीमत कितनी थी? 12 लाख। बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 8 लाख। तो भाई कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड एज पर द 8 लाख। भाई कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड एज पर 8 लाख। ऐसा लेकिन जनरली कभी किसी क्वेश्चंस में इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, करवा लिए, आज तक हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग। थर्ड पॉइंट, दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग। व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? कोई बताना चाहे या कोई बता पाए? पीरियड ऑफ होल्डिंग की कल अपने यूज किया था, इफ एसेट्स इज हेल्ड फॉर, उसके लिए अपन क्या देखते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग, कब लिया कब बेचा। आज लिया 2 महीने बाद बेच दिया, तो व्हाट वाज पीरियड ऑफ होल्डिंग? दैट इज 2 मंथ। अच्छा ना, देखो सारी चीजें हैं, आप ये तो बताओगे ये शॉर्ट टर्म है या ये लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। 2005-6 से लेकर व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, खत्म कहां होगा? 24। क्यों? घर लिया उस तारीख को था, घर बेचा इस तारीख को है, वर्किंग चाहे आप क्या करो, कभी भी करो। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? लिख लो, पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर, टू डेट ऑफ ट्रांसफर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये मत देखना कि पैसे कब मिले, घर कब लिया था, घर कब बेच दिया, घर कब बेच दिया, वहां से वहां तक में अगर 24 महीने हो गए, अगर 24 महीने हो गए तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म। 24 महीने नहीं हुए तो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म।
24 महीने और कम शॉर्ट टर्म में था, 24 महीने से ज्यादा क्या था, लॉन्ग टर्म में था। क्लियर है तीसरा पॉइंट भी? चलो एक बार इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ फटाफट। सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर कौन सा लिखोगे बोलो? 25-26, रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि कैपिटल गेन कंप्यूट कब होगा बेटा? जब आपको पैसे मिल गए, दैट इज 18, दैट इज 18। लिखो सर, सेल कंसीडरेशन 80 लाख माइनस, अब बोलो कोवा या इंडेक्स्ड कोवा? कोवा या इंडेक्स्ड कोवा? कोवा या इंडेक्स्ड कोवा? इंडेक्स्ड कोवा। इस बात को समझ लो, ये पहली ही बार ऐसे चेंजेस हुए हैं बेटा। आप इस बात का मतलब समझ लो कि यार घर मेरा बिक गया 15 अप्रैल 2024, आप ये समझ लो कि मैं वर्किंग कर रहा हूं 15 अप्रैल 2024, मैंने रफली वर्किंग कर लिया था, बस उसको पेस्ट में कहां कर रहा हूं? प्रीवियस ईयर 25-26 में। ऑल वर्किंग विल बी इन 25-26 अप टू डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर यही मैं यहां पर 15 अप्रैल की जगह लिख दूं बेटा 15 अगस्त, 15 अगस्त, फिर क्या आता? को आपको डेट ऑफ ट्रांसफर चेक करनी है। इफ इट इज प्रायर टू 23 जुलाई तो पुराने सिस्टम विल बी देयर, और पुराने सिस्टम में आप क्या लिखोगे? दैट इज इंडेक्स्ड, दैट इज इंडेक्स्ड कोवा। कितने में लिया था आपने? आपने केवल 20 लाख में लिया था सर। आपने केवल कितने में लिया था? 20 लाख में लिया था, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडेक्सेशन क्या था? 125। जब बेचा इंडेक्सेशन क्या था? 63 या 76? 363। दो चीजें क्लियर कर लो बेटा आज के लेक्चर में। 363 इंटू करूं 363, बोलो जी कितना आ जाएगा? 58,08,000, 58,08,000 माइनस। चलो क्या बीच में कोई इंप्रूवमेंट भी करवाई थी? करवाई थी। अच्छा अब एक बात समझना, आगे फर्दर एग्जांपल में अगर मैं इंप्रूवमेंट नहीं भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लेंथ ही बना रहा है बस बिन बात का। इसी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के क्या डाल दिया? इंप्रूवमेंट डाल दिया। बोलो जी इंडेक्स्ड कोई, याद रखना हमेशा, कोवा अगर इंडेक्स्ड है तो कोई भी क्या रहेगी बेटा? इंडेक्स्ड ही रहेगी। बोलो जी कितना इंप्रूवमेंट लगा था आपका? 5 लाख। उस टाइम का इंडेक्स क्या था? 280। जिस साल बेचा उसका इंडेक्स क्या था? 363। 6 लाख 214 रिजल्टिंग जो गेन आएगा वो क्या आ जाएगा? 15,43,700 58 और 6 64, ठीक है, 15,43,786। तो ये अपने आप में एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था कि अगर मेरी एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई तो सेल कौन सी लोगे? जितना पैसा मिला, एसेट्स मिली तो फेयर मार्केट वैल्यू। वर्किंग कब करोगे? जब पैसे मिल जाएंगे। वर्किंग कहां तक करोगे? जब मेरा घर डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया था। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे? एक्चुअली डेट ऑफ परचेज से एक्चुअली डेट ऑफ ट्रांसफर। चारों बातें बेटा समाप्ति। आज की तीनों चारों प्रोविजन ऐसे ही है, तो पहले को ध्यान से समझना बड़ा जरूरी था। किसी के मन में अभी और कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे उदित ने जो पॉइंट पूछा था ना, उसका एक क्वेश्चन है मेरी किसी दूसरी तीसरी बुक में, मैं वो करवा दूंगा आपको इसमें, ठीक है? अगर अपने नोट्स में नहीं भी हुआ ना तो भी मैं करवा। उसमें अलग अलग पोर्शंस आर गिवन, लैंड का अलग, बिल्डिंग का अलग। हाँ जी नोटेड है बेटा? हाँ जी हाँ, ये कोई पक्की बात नहीं है। अपना ये मुद्दा नहीं है यार, अपना तो एग्जांपल था कि 80 मिल गए। अब वो प्रैक्टिकली क्या प्रूव करते हैं, मैं कैसे डिटरमाइन करूं? उदिता नहीं बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्यों देखता हूं? टू डिटरमाइन कि जो चीज बेच, अरे भाई मैं बाहर निकाल दूंगा बेटा, जो चीज अपने बेची है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके लिए अपन डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब इसके ऊपर जो गेन होगा इधर शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि दोनों। अरे बेटा वही तो अपने चेक करा ना इस क्वेश्चन में, व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग।
2005 6 से लेकर 24 25 कितने साल हो गए? ये रिमोट मान लो ये घर है, इसको खरीदे हुए कितने साल हो गए? लगभग 19 साल हो गए। अब 19 साल हो गए तो तू बताइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? अब ये देखते हैं कि कितने साल मैंने रखा। रखा तो 19 साल है। तो तेरी जगह से ये कि सर मेरे को 2 साल ही तो चेक करने होते हैं, तो पहले आप टोटल देखो कितने साल रखा? 19। क्या 2 से ज्यादा है? हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग का इतना ही मतलब है बस कि 2 साल से ज्यादा रख लिया तो क्या बन गया? लॉन्ग टर्म। अब ये मैंने रख लिया 19 साल। 45 1 एक क्लियर। 2 पे आ जाओ। हाँ जी। 363 क्यों लिया? कल आई थी? आई थी कल? फिर तो बता दूंगा। 3 फिर तो मतलब समझ ही नहीं आया इसको, इसका मतलब 363 इज द इंडेक्स्ड। ये इंडेक्सेशन है बेटा 363। पहले बात तो ये समझो, सरकार ने हर साल का अपना एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है। अपने सेशन का कितना है? वो 376। पिछले साल का कितना था? वो 363। ये हार्ड एंड फास्ट है, इतना ही रहेगा ये। थोड़ा जोर से बोल बेटा तू, क्योंकि ये ना इनको समझ आती नहीं है बात। टैक्स तो प्रीवियस ईयर 25 26 का ही जाएगा ना, 26 27 में जाएगा टैक्स तो। खुशप्रीत तेरे को बात समझ आई? 363 क्यों लिया? ये इंडेक्स है सर। सात्विक पूछना है कुछ? इस जय को पूछना है? पूछ लो। देखो मेरे घर जो भूकंप आया फॉर एग्जांपल वो 15 अप्रैल 2024 को आया था। 15 अप्रैल 2024 एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई। और जब अपने पहला ही लेक्चर देखा था सेकंड, व्हाट इज ट्रांसफर? जिस दिन भूकंप आया घर डिस्ट्रॉयड हो गया, उस दिन ही मेरा घर क्या हो गया? ट्रांसफर। तो 15 अप्रैल 2024 को घर ट्रांसफर हुए, तो मेरा घर बेसिकली मानो 15 अप्रैल 24 को बिक गया। पैसे बाद में मिलेंगे, सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया कि भाई गेन भी बाद में निकाल लेंगे। कहां पर? हाँ, इंश्योरेंस क्लेम वाला एग्जांपल लिखा था मैंने, यही एग्जांपल सेम हो गया ना। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम लिखा था। वहां पर उस दिन अपने क्या लिखा था? मैंने ये लिखना चाह रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, कि इफ एसेट्स इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो वो मेरे से क्या हो गई? अलग। ठीक है ना? और उसको अपने क्या नाम दे दिया? ट्रांसफर। और वो शॉर्ट में मैं लिखना चाह रहा था कि याद करने के लिए अपन ना इंश्योरेंस वाला एग्जांपल याद रख लो कि एसेट डिस्ट्रॉयड और वो क्या हो गई? एक्सटिंग्विशमेंट। ओके है? पता है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इंपॉर्टेंट चीज पे रुकते हो, बार बार पूछते हो, तो हमें जोर नहीं पड़ते हैं। ये इररेलेवेंट होता तो हमें भी लगता है यार क्यों पूछ रहे हो बार बार। क्लियर? 45 2 लिखो, हेडिंग डाल दो सेम बिल्कुल। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इंस्टीट्यूट को ना ज्यादा पसंद है टॉपिक। ठीक, हमें वो भी पता होना चाहिए कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको पसंद क्या है। ठीक है? इंस्टीट्यूट, ठीक है ना भाई? पता है बेबी को बेस पसंद है, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट को ये कन्वर्जन पसंद है बेटा। बार बार ले दे के पूछ लेते हैं 5 नंबर में 6। ठीक, आसान मुश्किल भी पूछ लेते हैं, मुश्किल भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अभी जब मैं लिखवा रहा हूं आपको माइंड वेल एक बेसिक एग्जांपल, वो पूछते हैं तो वो पूछते हैं थोड़ा सा एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, पहले सिंपल पूछते हैं 2-3 सालों से या पिछले 2-3 अटेम्प्ट से थोड़ा मुश्किल बना दिया। तो अब मुश्किल एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लो, बड़ा सिंपल सा बनाते हैं। ये लो जी, वही सेम, हाउस परचेज्ड 15 अप्रैल 2005, 20 लाख में सर, 20 लाख। सिंपल सा फंडामेंटल है। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इंप्रूवमेंट अब मुझे नजर आ रहा है क्या मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, नथिंग एल्स। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड 15 अगस्त 2024, जानबूझ के 15 अगस्त लिखा मैंने। आप बन गए सर, अभी तक अपने लिए कैपिटल एसेट्स थी, आप टीचिंग लाइन में थे सर।
काम धाम चल नहीं रहा है, बात खत्म, आप बन गए प्रॉपर्टी डीलर। आप बन गए क्या? प्रॉपर्टी डीलर। मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो खुद का ही घर बिकवाऊंगा, और होगे तो बाद में बिकवाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर। दैट इज आज तक जो मेरी कैपिटल एसेट्स थी, आज से मेरा क्या बन गया? वो स्टॉक। और जिस दिन मैंने उसको स्टॉक माना यार, उसकी कीमत थी घर की 90 लाख। उस दिन उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 90 लाख। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि मैं डीलर आज बन गया तो आज की आज घर बिक जाएगा, नहीं। घर बिकते बिकते आ गया 15 अगस्त 2025। घर बिकते बिकते, एग्जांपल को समझना बड़ा जरूरी है। घर लिया था 15 अप्रैल 2005 को, कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। लिख देता हूं मैं, स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी डीलर। नहीं चाहिए था यार, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये हाउस परचेज मेरे लिए कैपिटल एसेट्स थी। 15 अगस्त को मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बिकते बिकते एक साल आ गया 15 अगस्त 2025, और फिर बिक गया बेटा ये 98 लाख में। फिर बिक गया ये कितने लाख में? 98 लाख। अब समझो सर, यहां पर क्या स्पेशल फंडामेंटल्स हो गया? दैट इज कॉल्ड 45 टू 15 अगस्त 2025 को ये सेल हो गया 98 लाख। सुनने में भी थोड़ा ध्यान दे, खाली देखोगे तो उतना समझ नहीं आएगा। ठीक बात। तीन चीजें हैं सर, लिया था घर एज एन कैपिटल एसेट्स, कन्वर्ट कर दिया, अगले साल बेच दिया। तीन कीमत अलग अलग है, 20, 90, 98। 20, 90 और 98। देखिए 45 टू में व्हाट विल बी द सेल कंसीडरेशन? क्या लगता है बोलो? कैपिटल गेन के पर्पज से व्हाट इज सेल कंसीडरेशन इन दिस क्वेश्चन? कॉमन सेंस सबसे पहले तो 98 या 90? 90। कैपिटल गेन के लिए 90 सर, और बिजनेस के लिए कितनी? 98। बिना बिजनेस में जाए अगर मैं बोलूं व्हाट इज माय बिजनेस प्रॉफिट? 8 लाख। क्लियर है? व्हाट इज माय बिजनेस प्रॉफिट? 8 लाख। लेकिन जब मैं बोलता हूं सेल कंसीडरेशन इन दिस चैप्टर, तो ओनली इन रिलेशन विद कैपिटल गेन। सेल कंसीडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। बोले सिंपल सा, एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। एक काम। दूसरा काम भाई, कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड। बोलो जी, जिस दिन घर कन्वर्ट कर दिया था क्या उसी दिन कैपिटल गेन निकाल दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने कन्वर्ट किया है, कोई घर बिका नहीं है, और सरकार आ जाए यार आपको तो कैपिटल गेन हो गया। अरे भाई, अभी तो मैंने खरीदा था 20 लाख में, आज तो बस मैंने क्या बदला है? उसका नाम बदला है कि उसको कैपिटल एसेट से क्या बना दिया मैंने? स्टॉक इन ट्रेड। तो लॉजिकल है कि यहां पर ट्रांसफर मान लो, मानना है तो ट्रांसफर मान लो। ठीक, ट्रांसफर के 5 पॉइंट लिखे थे। छठवां पॉइंट क्या जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और 7वां पॉइंट क्या जाता है? कन्वर्जन। सर इसका मतलब कितने हैं? है 12-13, है 12-13, 12-13 टाइप की कन्वर्जन है। अभी आपको लगे सर ये तो आप भूल गए थे। ना 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 बेटा, फिर तो मैं 6-7 और भूल गया था, इसके बाद और भी है। तो लिखे कैपिटल गेन कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, लिख दो? नहीं, इन द ईयर ऑफ स्टॉक सोल्ड। कैपिटल गेन कंप्यूट तो बेटा उसी साल होगा जब ये आपका स्टॉक बिक जाएगा। बिना बिके मैं किसी को कैपिटल गेन टैक्स देने वाला नहीं हूं सर। खाली नाम बदलने से कैपिटल गेन नहीं हो जाएगा। हाँ, जब बिकेगा उसी दिन, यानी सेम हो गया ना एग्जांपल पिछले एग्जांपल के लाइक। कैपिटल गेन निकालना कब जाएगा? 15/8/25, यानी 25-26 में। निकालना कहां तक जाएगा? 15/8/2024 तक। तो कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ स्टॉक सोल्ड। लेकिन ठीक है ना, अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन। लेकिन अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन। देखो दोनों पॉइंट क्लियर है ना? पिछली बार के एग्जांपल बिल्कुल उसको कोरिलेट कर दो। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया था। क्या कि भैया वर्किंग करूंगा 25-26 में, वर्किंग करूंगा 24-25 तक। और जो मेरा थंब रूल था क्या? कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है। ये दोनों एक्सेप्शन भी बन गई। नहीं यार, आपने तो कहा था कैपिटल गेन हमेशा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर निकालूंगा। अभी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सी है इन एग्जांपल में? 24-25
और आप कैपिटल गेन कहां निकाल रहे हो 25-26, तो ये दोनों एक्सेप्शन भी बन सकती है अगर ईयर चेंज हो जाए तो। तीसरा पॉइंट भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीओएच, पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो फिर वही डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा दोनों को ना सिमिलर सिमिलर से महसूस करो, ये लगेगा यार दोनों बिल्कुल डिट्टो ही प्रोविजन है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या जाएगी, जिस दिन वो घर खरीदा था उस दिन से लेके डेट ऑफ कन्वर्जन। इस एग्जांपल में अगर मैं जाऊं, इस एग्जांपल में अगर मैं जाऊं 15 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2005 से 15 अगस्त 2024। अच्छा कहीं पर लिख के भी नहीं दिखाना, उसको ये काउंट भी नहीं करके दिखाना। कभी मैं उसको एग्जैक्ट लिख के दिखाऊं कि भाई ये हो गए 19 साल 4 महीने, कितने हो गए ये 19 साल 4 महीने, हेंस एसेट्स इज हेल्ड फॉर मोर देन 2 ईयर, हेंस इट इज कैपिटल एसेट्स, वो भी लॉन्ग टर्म वाले। ना 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 ना, बस ये लॉन्ग टर्म है बाय डिफॉल्ट। एक आंख वाले अंधे को और 2 आंख वाले काने को भी ये बात पता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तीसरा पॉइंट, आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे, आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। कब करोगे पीवाई 25-26 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 26-27। 2 इनकम निकालोगे बेटा, सीधी 2 इनकम, एक निकालोगे सीजी, एक निकालोगे सीजी और एक निकालोगे पीजीबीपी। पहले पीजीबीपी की बात करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, पहले पीजीबीपी की बात करते हैं। बोलो वो घर कितने में बिक गया, 98 लाख। बोलो वो घर कितने का लिया था, 90 का ही तो लिया था। यानी पॉइंट क्या जा रहे हैं, वो घर मैंने मेरा अपने आप को ही बेचा था कितने में, 90 लाख में, बाद में किसी और को बेच दिया कितने में, 98 लाख में। तो जो कैपिटल गेन की सेल कंसीडरेशन है वो बिजनेस की क्या बन जाएगी, परचेज, 90 लाख। हेंस पीजीबीपी का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8 लाख। पीजीबीपी का आंसर कब आ जाएगा, प्रीवियस ईयर 25-26 में, दैट रिप्रेजेंट कितना बेटा, 8 लाख। कैपिटल गेन कितना आएगा, सेल कंसीडरेशन अभी आपने लिखा है, व्हाट इज सेल कंसीडरेशन, एफएमवी, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन। कैपिटल गेन के पर्पज से व्हाट इज सेल कंसीडरेशन, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज 90 लाख माइनस, माइनस कोवा या इंडेक्स कोवा, कोवा। क्यों कोवा सर, वो 23 जुलाई के बाद वाली डेट है, तो इसका मतलब माइनस कोवा, और कोवा करूंगा तो फिर और ही आसान हो जाएगा। कितने में लिया था, 20 में, माइनस कोवा 20 लाख। हेंस कैपिटल गेन इज इक्वल टू कितने लाख सर, 70 लाख। तो 2 तरीके की इनकम होगी बेटा, कैपिटल गेन 70, पीजीबीपी 8। कुल मिला के मुझे समझ के आता है कि 20 का लिया था, 98 का बेच दिया, 20 का लिया था और कितने का बेच दिया, 98 का बेच दिया। ये इंस्टीट्यूट को थोड़ा ना ज्यादा पसंद है, लेकिन इंस्टीट्यूट इतना सिंपल नहीं पूछता, कभी पूछ लेता था। वो किस तरीके से पूछते हैं, वो किस तरीके से पूछते हैं मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल से, कि बाद में ही देखे, बाद में छोड़ो, फिर तीसरे पे हाँ मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है। देखना भाई 45-2 में कोई डाउट आ सकता है क्या, नहीं। अच्छा 2 करने के बाद समझ आ गया होगा शायद कि हो क्या रहा है यार, ट्रांसफर किसी और साल हो रही है, वर्किंग किसी और साल हो रही है, और मैं हमेशा कैपिटल गेन के प्रोविजन इस तारीख के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं कि ये 23 जुलाई के बाद है या 23 जुलाई से पहले है। जानबूझ के दोनों एग्जांपल मैंने डेट अलग अलग रखी, एक में पहले वाली और एक में बाद में, एक में। हाँ जी तू एक बार बोल दे मैं कौन सी 2022, ठीक है एक मिनट रुक जाओ, इसके कहने से मैंने इसको 2022 कर दिया क्या, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी तो क्या है, वो एक अलग फंडामेंटल था कि मैंने बोल दिया जी ये घर मैंने बेचने के लिए निकाल रखा है, 2 साल तक नहीं बिकता, 2 साल बाद बिकता है, तो तीसरे साल ना वो इसको हाउस प्रॉपर्टी में अज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। जब बिकेगा तो वो क्या रहेगा, स्टॉक ही रहेगा। देख इस मैं बताता हूं भाविश ने कहां से कनेक्ट किया इस पॉइंट को। ये घर मैंने 2008 में लिया था, ठीक, 2015 में मैंने इसको क्या बना दिया, स्टॉक, क्लियर है। 2025 में इसको कर दिया सेल। अब मैंने ये नहीं दिखा सकता कि यार ये घर मेरा 10 साल तक नहीं बिका, सरकार कहती है यार इतनी बात हम नहीं मानेंगे भाई। अगर आप ये बोलते हो ना कि 10 साल तक नहीं बिका, तो हम 2 साल
तो क्या कर देते हैं, चलो मान लेते नहीं बिका। भाई ऐसा क्या तू प्रॉपर्टी डीलर है यार कि तू एक घर 10 साल से भी नहीं बेच पा रहा? तो आने वाले जो 8 साल है ना तेरे, अब मान ले तूने ये 90 लाख था और ये 190 लाख है, तो ये इनकम तेरी 1 करोड़ की हो गई पक्का पक्का। कौन सी? पीसीबी। ये तो मैंने अभी आपको समझाया मेरे एग्जांपल से। अब भाविश का पॉइंट क्या है कि सर 2015 से 2025 10 साल सरकार आपको अलाउड नहीं करेगी कि आप इसको स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में रखो। नहीं बिक रहा क्या? क्यों नहीं करेगी? नहीं बिका, बाय चांस तेरी बात ठीक है, तू जेन्युइन है, लेकिन दुनिया चालू है। यही बात हुई ना, इनकम टैक्स यही करता है बेटा। मैंने वो ड्राइंग पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया था, वो बंदा जेन्युइन था। कौन सा? जिसका मैंने केस बताया था आपको, ठीक है ना, दिल नवाज बारवा 2006 वाला। वो जेन्युइन थी यार वो लेडीज, लेकिन उसके चक्कर में कई चालू बन गए। भी ठीक है ना, मैंने भी अपना बतख बना के बेच दिया। मुद्दा क्या होते हैं, जेन्युइन बंदा भी तो फंस गया ना उस चक्कर में। सर इनकम टैक्स ऐसे ही करते हैं, कोई प्रोविजन आता है, एक बंदा उसको तोड़ता है, मुझे दिक्कत नहीं है, सब उसका फायदा उठाते हैं, मुझे दिक्कत होती है। अच्छा, मैं कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कर रहा। एक बात सुन, 10 साल तक नहीं बिक रहा तो बस मैंने इतना ही बोला बेटा कि 8 साल तक, अब हम इसको क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, और 8 साल तक इसकी इनकम। ऐसी दिक्कत आती तो फिर मुझे उसमें भी आ जाती। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने मेरा ही घर मेरे ही चाचा के लड़के को 2000 रुपए पर मंथ किराए पे दिया था, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है। लेकिन उसकी रेंटल वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपए महीना। सरकार तो 24 लाख पे टैक्स ले गई। ये सरकार है बेटा, बड़े बड़े लोग नहीं जीत सकते, अपनी तो खैर औकात ही क्या है। ठीक बात। चलो जी, तो भाविश का ये पॉइंट था, उसने छेड़ा तो अपन ने बताया कि अगर 10 साल तक आपका स्टॉक नहीं बिकेगा, ना बिके, जेन्युइन हो सकता है, नहीं बिकता भाई, नहीं बिकता। 10 साल क्या, प्रॉपर्टी तो 20-20 साल भी ना बिके, मंदा इतना आ जाता है कई बार। लेकिन सरकार ने क्या बोला, 2 साल तक रख लो स्टॉक इन ट्रेड, 8 साल तक इसकी जो इनकम है डीम्ड बेसिस पे क्या करते रहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करते रहेंगे। लोगों ने क्या किया था, मेरे पास 3 घर है, बेचना ही नहीं है मुझे बेचना ही नहीं है, तीनों घर में रहना है, ना किराए पे देना है, ना किराए पे देना है। और सरकार क्या बोल रही कि इसमें से एक को क्या मान ले, लेट आउट। मैंने कहा नहीं जी, इसको तो हम बेचने के लिए निकाल रखा है, ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड है। अब 18 साल हो गए उन बातों को कि ये तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, ये तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है। तो लोग, सरकार ने क्या देखा कि यार तुमने कुछ नहीं है, तुमने नहीं बेचना है बेटा, ये बस हाउस प्रॉपर्टी में रहोगे। तीसरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, तुम चालू बन रहे हो, हम प्रोविजन ले आते हैं। अब कई जेन्युइन लोग फंस जाते हैं उसमें, और जो चालू लोग थे वो तो फंस गए। क्या ये थोड़ा ना दूर चला जाता है लेक्चर यार। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई केस लो हमारे आगे भी नहीं आया है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या। बिल्कुल लगेगा। इस वाले एग्जांपल में 8 साल तक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कंप्यूट होती रहेगी। 8 साल बाद, 10 साल बाद जब टोटल बिक जाएगा तो बिजनेस की इनकम कंप्यूट हो जाएगी, और जब बिकेगा ये तो कैपिटल गेन की इनकम भी कंप्यूट होगी। ठीक है, बुरा नहीं है बहुत ज्यादा, मैं उस नजर से देख रहा हूं तो बुरा लग रहा है। ठीक बात है ना। चलो रिमूव, यहां पर आ जाओ वापिस से। क्लियर फंडामेंटल है सर। 90 में बिका घर, कैपिटल गेन के हिसाब से 20 में लिया था, 70 की कमाई। 98 में बिका बिजनेस के हिसाब से, 90 का लिया था, 8 की कमाई। मैटर क्लोज। 45 3 45 4 छोटे छोटे हैं, इररेलेवेंट हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट है। कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 45 3 45 4 ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 45 3 45 4 दो क्लियर हो गए सर। 45 1 ए, 45 2, 45 3। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये सिलेबस में नहीं है दोनों, ये दोनों नोट इन सिलेबस, तो मैं 3 मिनट ही लगाऊंगा। अमाउंट, सर यहां सिलेबस वाले पूरे नहीं हो रहे हैं, वो ऊपर से जा रहे हैं। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब +2 में होते थे, राम नया पार्टनर आया, 5 लाख रुपए कैपिटल लाया, 2 लाख रुपए गुडविल लाया, और कई बार उसके पास 5 लाख रुपए लाने के लिए नहीं होते थे। एक क्वेश्चन था ऐसा, राम रहीम करके कोई था ना, हाँ वाह। तो ये ठीक है, पैसे देने के लिए नहीं है तो बिल्डिंग ले लो,
फर्नीचर चाहिए एकेडमी को, फर्नीचर ही ले लो यार, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कि मैं कोई भी एसेट्स, अमाउंट की जगह अगर आपने इसको एसेट्स लिखा हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। एसेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब मान लो मिस्टर राम किसी फर्म में एक पार्टनर बने, वो फर्म क्या कहे जी 80 लाख रुपए की कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करो, और राम ने पूछ लिया जी 80 लाख देने के लिए तो नहीं है, घर है, क्या मैं घर कॉन्ट्रीब्यूट कर दूं? हो सकता है फर्म को कोई बिल्डिंग खरीदनी हो यार, ठीक है वेरी गुड बेटा, ले 80 लाख रुपए का घर। तो पार्टनरशिप फर्म क्या एंट्री करेगी उसकी? राम ने अपनी कैपिटल के नाम पे एक 80 लाख का घर किसको दे दिया? पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। शायद पार्टनरशिप फर्म एंट्री करेगी लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल। चलो पहले तो इस बात को समझो सर, राम ने कहीं पार्टनर बनना है पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे हैं नहीं, मैंने कहा जी बिल्डिंग ले लो 80 लाख में। क्या कैपिटल गेन के नजरिए से सोचूं तो वो बिल्डिंग आज तक मेरी कैपिटल एसेट्स होती थी, आज बिक गई, और कितने में बिक गई? 80 लाख में। तो मेरा पॉइंट क्या है, बस आप वहां पर ये लिखो, सेल कंसीडरेशन विल बी अमाउंट क्रेडिटेड एज कैपिटल, अमाउंट क्रेडिटेड एज कैपिटल, और स्पेशल नोट डाल दो एफएमवी इज इररेलेवेंट, एफएमवी इज इररेलेवेंट। जानबूझ के दूंगा मैं आपको, वैसे तो मेरे सिलेबस में नहीं है, अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया तो मैं जानबूझ के दूंगा कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं। राम किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है और उसने अपना एक घर क्या कर दिया? कंट्रीब्यूट कर दिया। कितने रुपए में? 80 लाख रुपए में, जबकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 95 कर दो, 98 कर दो, 90 कर दो, 80 कर दो, 70 कर दो, 60 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे कहा जी 80 लाख ले आओ, मैंने कहा जी 80 लाख नहीं है, घर दे दूं, बोले जी ओके है बिल्कुल। अब मैं जानबूझ के एफएमवी दूंगा ताकि आपके मन में कुछ थॉट्स आनी स्टार्ट हो, यार एफएमवी ठीक है 98। तो यहां पर पॉइंट क्या होगा? बस यहां पर पॉइंट ये है कि आपकी कैपिटल कितनी क्रेडिट की गई, वो कितने का बिका आपके लिए इफेक्टिवली 80। अदर पैरामीटर से हैं तो अपन बस यहां पर क्या लिख दिया, सेल कंसीडरेशन विल बी ओनली एंड ओनली कितने लाख सर? 80। आपने कितने में खरीदा था? आपने कितने में खरीदा था वो क्या कर देना, माइनस कर देना, रिजल्टिंग गेन आपका आ जाएगा। तो ये मेरे सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका बिना एग्जांपल आपको समझाने की ट्राई की है। अगर मैं मेरा घर पार्टनरशिप फर्म को दे दूं तो कितने में बिक गया? जितना उन्होंने मुझे क्रेडिट किया होगा। बिल्डिंग काउंट डेबिट टू कपल्स कैपिटल 80 लाख, तो घर बिक गया कितने में? 80 लाख में। इसका अपोजिट है 45.4, इसका अपोजिट है 45.4। फर्म ने पार्टनर्स को, फर्म ने किसको? पार्टनर्स को एसेट्स ट्रांसफर किया एट द टाइम ऑफ। ऐसा भी होता था क्या कभी कभी? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट्स दे रही है, होता था पार्टनरशिप +2 लास्ट चैप्टर होता था, डिसोल्यूशन या जो भी उसको बोलते थे आप, डिसोल्व करना एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अपोजिट हो रहा है सर। 45.3 में मैं पार्टनरशिप फर्म को दे रहा हूं एसेट्स, 45.4 में फर्म डिसोल्व हो रही है, क्यू इज एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹5,000। तो अब क्यू क्या ले रहा है सर? पार्टनरशिप फर्म से एसेट्स ले रहा है। यहां पर जो कैपिटल गेन होगा किसको होगा? पार्टनर को। ऑब्वियस सी बात है, बेचा किसने था? पार्टनर ने। वहां जो कैपिटल गेन होगा किसको होगा? फर्म को। वहां जो कैपिटल गेन होगा वो किसको होगा? फर्म को। ठीक, तो व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन, इतना सा लिख दो बस। व्हाट विल बी सेल कंसीडरेशन इस केस में? ये वाला नहीं, अमाउंट रिसीव्ड वाला नहीं, इसमें लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और ब्रैकेट में लिखना एक्चुअल प्राइस इज इररेलेवेंट। सर सही तो लिखा होगा? हाँ बिल्कुल सही लिखा भाई, एक्चुअल प्राइस इज इररेलेवेंट। जब मैं वहां पार्टनर एसेट्स दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू इज इररेलेवेंट, जब उन्होंने मुझे दिया तो एक्चुअल प्राइस इज इररेलेवेंट। उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? क्यों ऐसे ना, ये हमेशा सस्ते रेट में होती है बेटा।
क्या इज एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹5,000। तो ये नहीं है कि 5,000, जितने उस फर्नीचर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतने में ही माना जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया, कभी भी बस 1 मिनट ही लगानी है। फर्म पार्टनर टू फर्म कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, फर्म टू पार्टनर एफएमवी, दो चीजों का हार्ड एंड फास्ट क्लेमिंग मैं कर लूं, और मेरे सिलेबस में भी नहीं है तो मैं ना पढ़ाता तो मेरा काम है, चल जाता। लास्ट फॉर टुडे। हाँ जी, 80 तो 18 नकद दे दिए क्या? नहीं यार, ऐसे कैसे होगा बता, तू बता। 98 लाख की बिल्डिंग है, 18 तो नकद दे दिए और 80 लाख की कैपिटल क्रेडिट, तो फिर वो तो 80 प्लस 18 98 बन जाएगा भाई, कॉमन जैसा वो 98 बन जाएगा। लास्ट फॉर टुडे और हाईली इंपॉर्टेंट, कल करवा दूं? 10 मिनट का कोई एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। क्या एजेंडा है? एक